उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास बदस्तूर जारी हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में एक बड़ी मरबूत और बड़ी मौसर हिकमत अमली अपनाई है कि कायद की वापसी के बाद जब 21 अक्टूबर का जलसा हुआ तो वो एक तारीख साज जलसा था और इतना बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर इससे पहले चश्मे फलक ने नहीं देखा। और ना सिर्फ जलसा कामयाब हुआ, उसके बाद जो पार्लिमानी बोर्ड का सिलसिला है जिसमें उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है, कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जा रहा है, वो हर डिवीजन हर सूबे का वो इजलास जारी है और बड़ी खुश उसलूबी से मामलात आगे चल रहे हैं। तो यही इलेक्शन की हिकमत अमली होती है कि जिसमें आप जलसा करते हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं। ये जब उम्मीदवार फाइनल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत जलसों के लिए निकलेगी और भरपूर जलसे करेगी। बड़ा तकाजा आ रहा है, लोग बड़ा गिला कर रहे हैं जी जलसे नहीं शुरू किए, तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद जलसा होगा। तो वो अब इंटरव्यूज जारी हैं और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का भी। और देखिए, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं, मगर ये एक नया वतीरा बन गया है कि जिसको जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया जाता है। हमारे भी बड़े गिले होंगे, बहुत सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हमारे भी खिलाफ आए हैं। मैं और मलिक साहब आपके सामने खड़े हैं, हम हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बात की, इलेक्शन डे मैनेजमेंट के हवाले से बात की और बाकायदा रिटर्न हमारे से उन्होंने मांगा कि आप अपनी तजावीज रिटर्न फॉर्म में हमें दें ताकि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज की तजावीज पर अमल करते हुए साफ शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करे। बट ये इंतहाई गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कंसेंसस से हुई, इमरान नियाजी साहब की जमात ने उनका नाम प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट किया। अब जब कंसेंसस से हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो बुलाते हैं, वो सुनते हैं और फैसला जिसके खिलाफ आना होता है वो मेरिट पे होता है, किसी कानून के तहत होता है, किसी ज़ाब्ते के तहत होता है। हल्का बंदियों के मामलात भी किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुए हैं। हमारा इतराज अपनी जगह पर, मगर बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का इदारा वो बिल्कुल गैर जानिबदार है। और अगर आपको गलती करेंगे, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला हुआ तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं कराया। उसका एक तरीकेकार था, रूल्स के मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक एक तरीकेकार था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। अब आप अपना काम करते नहीं हैं और सारे गिले शिकवे जो हैं इलेक्शन कमीशन से हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तो इंतखाबात का इनकाद बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और एक इज्जत एहतराम से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। और मैं ये तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से गुजारिश करूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं तो आप अपनी तजावीज दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है और उसके इनकाद के लिए क्या लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। सबको बुला रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, गिले शिकवे सबको होते हैं, हमें भी हैं, मगर क्रेडिबिलिटी और गैर जानिबदारी पे कोई सवाल नहीं है और इत्मीनान का इजहार भी है। और मैं अब आऊंगा उस शख्स की तरफ जो अडयाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है। वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये तो इसी तरह है कि किसी छोटे बच्चे को प्ले लैंड में छोड़ दिया जाए। वो तफरी भी हो रही है, वॉक भी हो रही है और दूसरों को कहते थे मुंह पे हाथ फेर के कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं दवाई बंद कर दूंगा, मैं खाना बंद कर दूंगा। मेन्यू की लिस्ट आती है, खत्म होने को नहीं आती।
اور جرائم ایسے گھنونے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں کل نیب نے ریفرنس دائر کیا، اربوں روپے کے تحائف ہیں جو چوری کر کے بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوئے ہیں، اور آگے سے اگر تنقید کی جائے تو کیا کہتے ہیں، سب نے توشہ خانہ سے تحائف لیے، سب نے لیے، مگر کسی نے یہ نیچ حرکت نہیں کی کہ وہ تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس سے منافع کما کے اس کو کھا لیا جائے۔ لوگ تحائف لیتے ہیں، اگر الفت مغل جیسا دوست آ جائے اس کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں سعودی عرب کے بادشاہ نے یہ گھڑی دی تھی، میری تو یہ 25-30 ہزار والی ہے، مگر یہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ مجھے فلاں ملک کے صدر نے تحفہ دیا تھا، لوگ اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھتے ہیں، عزت تکریم کے لیے، فخر کے لیے کہ ہمارا یہ مقام تھا کہ ہمیں کسی اور دوست ملک کے سربراہ نے یہ چیز تحفے میں دی ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ اس کی قیمت کم لگوائیں، 50 کروڑ کی چیز ہے، قیمت 2 کروڑ لگائی، 1 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا، 48 کروڑ روپیہ کھا گئے۔ یہ گھنونا کاروبار اس کے ذریعے کروایا جس کو عدت مکمل کر لینی چاہیے تھی، مدت مکمل نہیں ہونی تھی، ہمیں پتا تھا، مگر عدت تو مکمل ہو جاتی ہوتی ہے، تو مدت مکمل نہ کرتے مگر عدت تو مکمل کر لیتے۔ اب وہ بھی کیس چل رہا ہے، اب آپ کو کس نے کہا تھا اتنی جلد بازی کریں؟ اوون چودھری گواہ ہے آپ کے دونوں نکاحوں کا، اسے جب پوچھا جاتا ہے وہ برملا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیا معاملات تھے، کیسے ہوئے۔ اب وہ بھی کیس رجسٹرڈ ہے آپ کے خلاف۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں پناما کو بہانہ بنا کے اقامہ میں نکالا گیا، جھوٹے کیس بنائے گئے، ارشد ملک کی ویڈیو آئی، 3 سال کی محنت والی بات آئی، پریشرائز کیا گیا، سب کچھ ہوا، نکلا کچھ نہیں۔ ادھر تو حیرت انگیز انکشافات بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، شواہد بھی ہیں۔ تو اب یہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو رونا روتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کوئی شخص آج مرڈر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ تو یہ جرائم سرزد ہوئے ہیں، اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، حساب بھی دینا پڑے گا۔ ملک صاحب جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ مینلی عطا صاحب نے جو بات آپ کے ساتھ کی ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انتخابات ہیں، اور اگر انتخابات کسی ایسی وجہ سے جو کہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہ ہو، اس کی بنیاد پر آپ انتخابات کو متنازع کریں تو یہ بڑی ناجائز بات ہے۔ اب میری نظر میں پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز کون ہے؟ عوام پاکستان ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اپنی ایک غیر مشروط ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک اپنے اس معاہدے کی جو الیکشن کمیشن کو آئین حق دیتا ہے کہ آپ انتخابات کو فری فیئر کریں گے، انتخابات کو مانیٹر کریں گے، انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنائیں گے، اس کے لیے جو بھی آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن ان کو کرے گا، اور آئین الیکشن کمیشن کو اس میں بے تحاشا اختیارات بھی دیتا ہے اور اس میں ڈسکریشن بھی دیتا ہے۔ اب ڈسکریشن فیئرلی استعمال ہوئی، یہی انتخابات کی فیئرنس کا ایک تقاضا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ اپنے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو وہ ڈسکریشن ایٹ لیسٹ اس حد تک ان کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر جب آپ 2 فری کین کے درمیان ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے پر آپ کی جو ریشنل ہے وہ بیسڈ اپون لا ہو، اس میں کوئی آربیٹریرینس نہ جھلکتی ہو، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد پر بے جا تنقید یا کوئی ایسی تنقید جس کو کوئی ریزننگ ملتی ہو اور وہ کو آگے معاملات کو اس طرف لے جائے جس میں لگے کہ کوئی ایک لاب سائیڈڈنس ہوئی ہے۔ میں خود بطور پٹیشنر کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا، الیکشن کمیشن کے پاس گیا، اور میرا بڑا جائز مطالبہ تھا، میری نظر میں ایک جائز مقدمہ تھا، جس کو میں نے جا کر ان کے سامنے درخواست میں پیش کیا، اور ان کو میں نے جا کر بتایا۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ قصور شہر ہے، اس کو بطور میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کمیشن نے غلطی سے قصور شہر کو انکارپوریٹ کر لی ہے، اور یہاں پر پنجاب میں آپ سب دوست گواہ ہیں، ایک تاریخ ہے کہ 2019 میں لوکل گورنمنٹ کے لاء کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ختم کیا، 2022 میں جب حمزہ صاحب آئے تو ایک لاء کی نئی شکل آئی، اور پھر جب پرویز صاحب آئے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک نئی شکل آ گئی، اس کے اندر میونسپل کارپوریشنز کو یکسر ختم کر دیا گیا
मासवाइज 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के और बाकी जगहों पर ज़िला कौंसल्स बना दी गई। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने हल्का बंदी की बुनियाद ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बना दिया। तो मेरे लिए ये एक मसला था, मैं लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गया। जब इलेक्शन कमीशन ने मेरी इस बात पर मेरी बात को ना माना तो मैंने कोई तनकीद तो नहीं की, हालांकि हकाइक और कानून के मुताबिक एक पोजीशन थी। मेरे खिलाफ फैसला आया। पूरे पंजाब का सबसे बड़ा हल्का कसूर शहर का हल्का बन गया 5,11,000 पे, या दूसरी तरफ 4 लाख कुछ हज़ार पे पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये एतराज़ मेरा भी था, लेकिन इस एतराज़ पर हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पर जाकर हमने अपनी बात की, फैसला रिमांड हुआ, नीचे चला गया, फिक्स नहीं हो पाया, लग ना पाया। इसी तरह से मेरा कौमी असम्बली की सीट के बारे में भी मौक़िफ़ था कि ज़िला कसूर की एक सीट बनती है, यानी जहाँ 4 हैं वहाँ 5 बनती हैं, और 4.51 पर मेरा केस सबसे बेहतर है। लेकिन मुझे वहाँ पर यह दिक्कत नज़र आ रही थी कि इन्होंने जो भी सीटें कोटा अलॉट करना है आउट ऑफ 141 करना है। तो अगर 141 में से ये अब अगर मुझे एक सीट देते हैं तो या इनको झेलम में से काटनी पड़ेगी या पिंडी में से काटनी पड़ेगी, और फार्मूला के तहत अगर मैं और वो इक्वल फुटिंग पे खड़े हैं या उनके वोट्स, उनकी जो आबादी का तनासुब है मुझसे एक नुक्ता ज़्यादा है, तो अगर सीट उनके पास है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के लिए कोई ऐसी बात कह दूं जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ें जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स भी नहीं है उनकी बुनियाद पर इंतखाबात मुतनाज़ा। यह चीज़ है कि आप कहना शुरू कर दें, आप कह दें कि अगर अभी तक जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या मेरा एतराज़ नहीं था कि इमरान खान का ये जो केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, कितने साल तक वहाँ पर पेंडिंग पड़ा रहा, कितने साल तक? तो क्या मैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर ये कह देता कि इलेक्शन कमीशन को डिफंक्शनल कर दें, ख़त्म कर दें इसको, आज आप इसको बिल्कुल रोक दें, काम करने से रोक दें? ऐसा नहीं होता। आपके एतराज़ात होते हैं। हम इस सूरत में जब इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रहा है, मैं किसी बात पर अगर नाराज़ हूँ इस बात पर कि मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया, तो किसी एक फ्रीक के हक़ में आना है, मेरे हक़ में नहीं आया तो स्टिल मुझे उस ऑर्डर्स के रैशनल को, उसकी लीगैलिटी को, उसकी फेयरनेस को, उसकी करेक्टनेस को मैंने गेज करना है और उसी को अपनी बुनियाद रखना है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी उन तमाम फ्रीकैन से कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो मोतरज़ नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ नहीं है, मुस्लिम लीग का एतराज़ नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात आज एक दरख्वास्त लेकर गई है कि शेड्यूल को चंद दिन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स के बढ़ा दिया जाए, इसी तरह एमक्यूएम को इतराज़ नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवाम उन्नास को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर तहरीक इंसाफ के लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुतल्लिक कोई एक एतराज़ लेकर हाई कोर्ट में गए थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा वो लाइव प्रोसीडिंग थी। मुझे आपका वक्त फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो थोड़ी बहुत तहरीक इंसाफ के मुकदमे में बात थी कि इंतज़ामी अफसरान को लगा रहे हैं, इसमें शायद कोई लॉपसाइडेडनेस को, तो वन सेंटेंस वॉज सफिशिएंट टू निगेट होल दैट थ्योरी, और वो सारी जितनी एक मलिशियस कैंपेन की जा रही थी। और अब ये हम बिल्कुल कोई इलेक्शन कमीशन की खातिर बात नहीं कर रहे, या इस मकसद से नहीं कह रहे कि वहाँ पे कौन बैठा है और क्या सूरत है। हम उस एक अदारे की और इंतखाबात की सेंक्टिटी के लिए बात कर रहे हैं। इंतखाबात आपको एक तरफ जोम है कि आप मकबूल हैं और आप कहते हैं कि जी ऐसे है, मुझे एक तरफ ये जोम है कि मेरी बहुत बड़ी लार्ज वोटर सपोर्ट बेस है, एक तरफ दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जोम है कि उसकी बड़ी लार्ज पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है। तो फैसला तो इलेक्टरेट ने करना है, हकमियत का हक अवाम पाकिस्तान के पास है। तो उस चीज़ को जिसने अवाम पाकिस्तान को हकमियत का हक दे रखा है, उसको मुतनाज़ा करने की कोई भी कोशिश बिल्कुल नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्शंस होगी, ना मुल्क के मुफाद में होगी। तो हमारी ये बिल्कुल इसमें बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शंस के प्रोसेस को, या कोई कोजेंट बात है, कोई कोजेंट एविडेंस है, अगर आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दुरुस्त नहीं हुई, तो उसकी डिटेलिंग आनी चाहिए। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं मोहतरम जो पाकिस्तान बार काउंसिल में मेंबर बैठे हैं। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के उन मेंबरान को इलेक्ट करने के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं वहाँ भी वोटर हूँ, मैं बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि वो अमल जो कि एक बड़ा गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अभी मैंने देखा शहजाद शौकत की स्टेटमेंट आ रही थी कि मैं आई एम नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। तो ये एक कहीं
آپ دانستہ یا غیر دانستہ یا نہ سمجھتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے مجھے نہیں علم، لیکن کئی انتخابات کے عمل کو نہ داغدار کر بیٹھے. یہ جب تحریک انصاف یہ لاہور ہائی کورٹ میں باقر نجفی صاحب کے سامنے اپنی پروسیڈنگز کر رہی تھی تو تب ہم نے کہا کہ کہیں الیکشن کو کہیں ڈیریل نہ کروا بیٹھیں. ہم نے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی کہا، وہ پٹیشنرز کو بھی کہا، لیکن پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آپ نے سنا. آج انتخابات اپنے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج ایک طرف لوگ نامینیشن پیپرز لے رہے ہیں، ایک طرف آپ لائک مائنڈیڈ، اور اب گروپنگ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار کاؤنسل جس کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی ایک خاص بار کے دھڑے کے ساتھ ہے، وہ کھڑا ہو کر ایک بات کر رہا ہے، دوسرا ایک بات کر رہا ہے. کہ کراچی بار سے کوئی بات آ رہی ہے سپریم کورٹ بار سے، تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. ہماری آپ سے درخواست ہے، ایز بینگ بار ممبرز ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ملک کے جمہوری عمل کو کسی طرح سے، اور آنریبل سپریم کورٹ نے جو جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اینڈ آنریبل بینچ آف 3 ممبرز جو انہوں نے اس دن باتیں کی، ہمارے لیے تو وہ بڑی سینکٹٹی رکھتی. وی ابائڈ بائی ایچ اینڈ ایوری سینٹینس واٹ دے سیڈ. لیکن چیز ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کا عمل کسی طور پر ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اتنا رسپانسبل انسٹیٹیوشن جو کہ پاکستان بار کاؤنسل ہے وہ اٹھا کر ایک ایسی پوزیشن اختیار کر لے جو کہ اس کو متنازع کر دے. ہیونگ سیڈ سو، الفت میں ابھی آپ کی بات ہم کرتے ہیں. الفت کرتے ہیں جو دوسری بات ہے وہ ذرا زیادہ اس سے ابھی جو عطا صاحب کہہ رہے تھے کہ جرائم، دیکھیں میں کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کرمنل ایکٹ جو ہوتا ہے نا، کرمنل ایکٹ آپ کا اس واقعے کے ساتھ نتھی ہوتا ہے جو میں جھوٹ بول سکتا ہوں. بالکل آئی کین آپ کے سامنے اپنے مطلب کے تحت کوئی بات کر سکتا ہوں، چاہے حقائق کے اوپر مبنی ہو، لیکن میں اس کے اوپر اپنی ایک رائے رکھ کر میں ایک انفرادی بات کر سکتا ہوں. بٹ واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر یہ واقعات نہیں ہوئے، اگر عدالتوں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر ریاستی اداروں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر شہداء کے مجسموں کو ڈنڈوں کے ساتھ پیٹ کر آگے لگا کر ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی، اگر بینکس کو نہیں جلایا گیا، اگر پولیس کو وارنٹس ایکزیکیوٹ کرتے وقت پیٹرول بامز پھینک کر ایک فصیل بنا کر انسانوں کی اس کے اندر مسلح لوگ کھڑے کر کے، کرمنل لوگ کھڑے کر کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر سیدھے فائر نہیں مارے گئے، اگر بے تحاشا کرپشن 190 ملین پاؤنڈز ایسی نہیں کی گئی، اگر بزدار سرکار کے وہ مقدمات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ ہر محکمے کے اندر لوٹ مار کا بازار، کوجنٹ ایویڈنسز کے ساتھ جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے آفیسز فائلز کے ساتھ سٹک اپ ہو گئے ہیں، بھرے پڑے ہیں. ان کو اب مجھے اس کے لیے کچھ 6 8 10 20 50 نئے اینٹی کرپشنز بنانے پڑیں گے جو ان مقدمات کی پیروی کر سکیں. اگر یہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہوا، اگر یہ واقعات جس میں شہری املاک، دفاعی اداروں کی املاک، بینکس کی پراپرٹیز، ایمبولینسز، اگر یہ ان کو جلانا سب کو جرائم نہیں ہے تو پھر جرائم کیا ہوں گے؟ اور اگر اس پہ لوگ پکڑے نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ یہ جیسے عطا کہہ رہے تھے، اٹ از اے ڈفرنس بٹوین اے گڈ سٹیزن اینڈ بیڈ سٹیزن. اچھے شہری اور برے شہری کا فرق ہے. انتخاب گڈ سٹیزن کا رائٹ ہے. جس شخص کے اوپر مقدمات ہیں، جس شخص کے اوپر ججمنٹس ہیں، جو شخص ڈسکوالیفائڈ ہے، جس کی ڈسکوالیفیکیشن، یہ درس ہم نے 8 سال سنا. ہم کہتے تھے ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ ہے. ان کے ذاتی کاروبار ہیں، جو شریف فیملی کے اپنے بزنسز ہیں، ان کے اندر سے آپ نے ان کے ٹرانزیکشنز کو، بزنس ٹرانزیکشنز کو، ایف بی آر کے معاملات کو اٹھا کر آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جی ان کے اوپر آپ آ کے وضاحتیں دیں، اور انہی پر مقدمات قائم کر دیے. مسلم لیگ کے کسی بندے کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جس کے اندر کسی اسٹیٹ ایکسچیکر کے مس یوز کا کوئی جھگڑا ہوتا، لیکن پھر بھی مقدمات تھے. اور 8 سال یہ درس تھا، اور خاص کر عمران گورنمنٹ میں یہ درس تھا. لوگ آ کہتے تھے جو کورٹس کہہ رہے ہیں، جو پروسیکیوشن کہہ رہی ہے، آپ دیکھیں. سو ہیونگ سیڈ سو، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس میں الیکشن کمیشن کو اپنے اس نیفیریس ڈیزائنز میں پلیز اس کے اندر انڈلج نہ کریں. اچھا سر، دونوں آپ شخصیات، دونوں جو ہے محترم شخصیات، آپ قانون دان ہیں. بار کونسل آئین کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آئین کی تشریح کرتی ہے اور اس کے لیے باہر نکلتی ہے. الیکشن ایک آئینی پروسیس ہے، کس کے اشاروں پر اس کو روکا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بار کونسل اس میں ڈائریکٹ پارٹی ہیں، وہ رجسٹرڈ ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کہ ان کے رائٹس متاثر ہو رہے ہیں؟
नहीं, अब आपके नहीं होंगे। मैंने तो इसीलिए आपसे कहा कि जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और दूसरी जो मेन स्टेक होल्डर है वो इलेक्टोरेट पब्लिक खुद है। तो ये मोतरज़ होना एक अदारे का जो पाकिस्तान बार काउंसिल का ये इलामिया जिसमें ये कहा जाना कि इंतखाबात, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, दोस्ती है, मेरे भाई हैं, अगर मुझ पर कोई मुकदमा होता है तो मैं फौरी उन साहिबान के पास जाता हूं जो पाकिस्तान बार काउंसिल में बैठे। लेकिन मैं यहाँ ये समझ रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ये ज़्यादती होगी कि अगर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के सवालात उठाएं और जिनकी कोजेंट रीजनिंग नहीं है और इस तरह किसी एक शख्स को हरफ तनकीद बनाया जाए फॉर नो रीज़न। राजा साहब के ऊपर ये एतराज़ उठाएं, किस लिए उठाएं कि क्या कोई एक मुकदमा, मैंने आपको बताया मेरे मुकदमे की सिमिलैरिटी है, मैं तो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ। अगर वो सीट कसूर में बढ़ती है तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, अपने दोस्तों के एतमाद की बुनियाद पर वो सीट अगर मिलती है तो मैं लड़ भी सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। तो मेरा तो एक बड़ा बेसिक राइट इन्फ्रिंज होता हुआ मैं हाई कोर्ट में गया, लेकिन अगर मुझे रिलीफ नहीं मिला, मुझे रोज़ मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, अगर मुझे मुकदमे में रिलीफ ना मिले तो मैं क्या उस अदालत के ऊपर इज़म एतमाद कर दूँ? क्या मैं उसी वक्त इमरान खान बन जाऊँ कि जो मुझे रिलीफ नहीं देता उसके ऊपर मैं लड़ मलिक साहब ये बताइएगा कि इंसान बनना बेहतर है। हरियाणा में मौजूद है, आप दोनों कानूनदान हैं, क्या कानून इस बात की कहीं पे इजाजत देता है कि वो जेल में रहकर भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? उन पे देखें, जो तोशा खाना में उनकी कन्विक्शन हुई है, उनको सजा दी गई है। सजा की मअतली के साथ आपकी कन्विक्शन खत्म नहीं होती जब तक उस केस की फाइनल अपील डिसाइड ना हो जाए, कोर्ट आपको बरी ना कर दे। बरीयत से पहले तक के जितने भी स्टेप्स हैं कानून की नजर में, उन तमाम स्टेप्स का मतलब ये है कि क्योंकि आपको सजा हुई, आप कन्विक्ट हुए, कन्विक्शन की बरकरार होते हुए आप इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मलिक साहब ने कहा क्या मैं इमरान खान बन जाऊं? मैंने कहा आप इंसान ही बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अभी एक बात की कि बहुत ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं हर हल्के के अंदर, अगर 5-5, 6-6 दरखास्तें आ रही हैं तो इस जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नून लीग को मिली हुई है, हर शख्स नून लीग से इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो बाकी एक को सीट मिलेगी, बाकी मुकाबले पे आ जाएंगे, फिर कैसे सेटल करेंगे चीज़ों को? अच्छा बस शुड आई बता सकता प्लीज। अच्छा देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो एक हर हलके में मुस्लिम लीग क्योंकि एक बहुत बड़ी इलेक्टोरल बेस रखती है, मुस्लिम लीग का पंजाब में, बाकी सूबों में भी, कहीं केपी में, हज़ारा में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रिंट है जो वी लैक फॉर अ सर्टेन रीज़न। सिंध में मेरी नज़र में पार्टीज़ की रीजनल सपोर्ट बेस अच्छी नहीं होती। मुस्लिम लीग को सिंध में अपना होमवर्क करना चाहिए, पूरे ज़ोर से करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में करना चाहिए, ये सो ऑन गोज़ फॉर ऑल अदर पार्टीज़। तो ये जितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं उससे उतना फ़ायदा पार्टी लीडरशिप को होता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूंसी। हर कोई अपना पर्सपेक्टिव देता है, उससे अपनी पार्टी लीडरशिप अपना फैसला करने में उनको बड़ी कन्वीनियंस होती है। तो द मोर द एप्लीकेंट्स आर द बेटर इट इज़। और मुस्लिम लीग की खूबसूरती ये है कि जब जमात फैसला करती है तो मेरे जैसे कारकुन, चाहे वो किसी के फैसला कर दें, मेरे हल्के में किसी और को टिकट दे दें, दामे दरमे सखने हमारी अपनी जमात की लीडरशिप के साथ एक गैर मशरूत अतात है। वो फैसला कोई भी करेंगे, हम जितने लोग यहाँ दरखास्त देंगे, जो फैसला करेंगे हमें वो सर आंखों पर होगा। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइएगा कि आपने की निशानदेही की कि जिस तरह इमरान खान की तरफ से कैंडिडेशन गए, 16 माह आपकी हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की, कोई ऐसा कानून साजी या एग्रीमेंट जो चल रहे थे वो ऐसे पाया तक नहीं पहुंच सके कि जो करप्शन पे इल्जामात लगाते थे 4-4 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक लंबी चार्जशीट आपके खिलाफ जारी की जाती थी, लाइक शहजाद अकबर एंड कंपनी जो भी है, तो उनको आप लाने में नाकाम रहे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक शख्स को मुद्दे इल्जाम पे आ रहे हैं। अगर ऐसा था तो आप उसको क्यों लाने में कामयाब नहीं कह रहे? दूसरा, सीट एडजस्टमेंट पर आप क्या फार्मूला रखेंगे? क्योंकि एमपीएम भी कह रही है अभी फाइनल नहीं हुआ, मुस्लिम लीग खाफ कह रही है अभी फाइनल नहीं हुआ, और दीगर जो सियासी जमातें हैं, तो वो आप कहाँ से? बलोचिस्तान आप कह रहे थे बहुत बड़ा मार्का, वो तो डिसाइड हो गया, सरफराज साहब निकल गए। अच्छा देखिए हसन, मैं थैंक यू आपने बात की और इत्तेफाक से ये आपने की, तो मैं आपसे कह दूँ ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर कोई मेरा दोस्त इवन ऑन टीवी पे बैठ के कोई गलत प्रोग्राम कर दे तो मैं उसको कल्पेबल नहीं कर सकता। हमारे जो लॉज हैं वो लॉज डेफामेशन के, हमारे लॉज जो एक टॉट लॉज में कुछ चीज़ें मिल सकती हैं वो हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे, और बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, ये दुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई मलेशियस
विदाउट फैक्ट्स कोई गलत बातें करता है तो उसको कानून के कटहरे में आके सज़ा मिलनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और चाहे वो कोई भी हो, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, मैं हूँ, वो कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे आप हो, होना चाहिए। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से ये 16 माह जो गुजरे, जिसमें आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स अनर्थ हुए। मैं आई विल गिव फुल क्रेडिट टू अता साहब, मैं इनका काफ़ी हद तक इनका मदा भी हुआ हूँ। कैसे? ये एक दिन बात कर रहे थे किसी पब्लिक स्पीच में, तो कह रहे थे कि शहजाद अकबर याद रखना जो तुम कर रहे हो कल। मैंने कहा यार आपका और उसका बड़ा फ़र्क है, आपके शिजरे के फ़र्क है, आप वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन स्टिल ही हैज़ डन अ ग्रेट होमवर्क, और उनकी बहुत बड़ी इन्होंने एक तफसील चोरियों की पकड़ी है, बहुत बड़ी तफसील है, अरबों रुपए की होशरबा तफसीलात है, और उसमें से जो कुछ अभी आ रहा है वो तो भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जब आप तफसील देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बार कौंसल्स की अपनी एक तारीख रही है, वो कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टीज की पॉकेट में होती है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो जा रहा वक्त गेट नंबर 4 की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है बार कौंसल्स के वाले? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे बार तो काउंसिल सिर्फ गेट नंबर 4 सर्विसेज हॉस्पिटल का पता है, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे ऐसा बिल्कुल नहीं। हैं। जी जी बताएं, एक सेकंड। कॉन्फ्रेंस सुन के लगा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन शायद दुनिया का बेहतरीन किस्म का इलेक्शन कमीशन नहीं, मैंने तो गिला किया है। कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून आज स्पोक्स पर्सन बनी है उस इलेक्शन कमीशन की, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं करवा सका, जो मुल्क में 90 रोज का इलेक्शन नहीं करवा सका, और सुप्रीम कोर्ट को रात को अदालत लगानी पड़ी है, और आज मुस्लिम लीग नून उस इलेक्शन कमीशन ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसको तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का प्रोसेस रोकने की कोशिश की थी। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके खिलाफ दरखास्त गुजार उमैर न्याजी नामी आदमी और अबू जर सलमान खान न्याजी नामी आदमी थे, जिन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को साबोटाज करके, डिले करके इलेक्शन कमीशन के काम में रखना डालने की कोशिश की गई थी। और देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बंदयाल साहब करके जाते 90 दिन में इलेक्शन। अगर बंदयाल साहब में इतनी उनमें जरूरत थी तो करते फैसला। उसको ताखीर का शिकार बंदयाल साहब ने किया। आज वो रिटायर होकर घर में बैठे हुए हैं, कौम गिरबान पकड़े जाके उनका। और मैं ये समझता हूं कि हमने ये बात की है कि बतौर सियासी जमात तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया, उनसे कोड ऑफ कंडक्ट पे तजावीज़ ली गई, शफाफ इलेक्शन के इनकाद पर तजावीज़ ली गई, और पूछा गया कि शफाफ इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो सकता है। अब मुझे भी गिले इलेक्शन कमीशन से, मेरी हल्का बंदी नहीं ठीक हुई। मेरे होम टाउन को वजीराबाद को उठा के 18 किलोमीटर दूर किया गया है, जहां से मैं वोट लेता हूं। मलिक अहमद खान साहब का हल्का 3 टुकड़ों में तकसीम हुआ है, किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुआ है। अगर हम ये छोटे छोटे अपने खिलाफ फैसले आने की वजह से इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाएं और कहें कि हमें आप पे अदम एतमाद है, तो ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन में तमाम सियासी जमातों का हिस्सा है। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तजवीज़ किया था, हमने उसको माना था कंसेंसस कैंडिडेट थे। तो अब एतराज किसको है और किस बात पे है, ये बात समझ नहीं आती। थैंक यू।